हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी के एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो जो भी साथी नए आए हैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो अभी हमारी सीरीज ये चल रही है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मंडे टू फ्राइडे तो लेके आ रहे हैं सब्जेक्ट पे वीडियो। जैसे कि अभी चल रहा है पॉलिटी। तो पहले हम पॉलिटी के जितने भी टॉपिक है ना उन सभी पे मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो जो कि इंपॉर्टेंट है एसएससी के टीसीएस पैटर्न के अनुसार, वो सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। और क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, जो सीजीएल सीएचएसएल जीडी सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और कल है सैटरडे, तो सैटरडे को आपको मिलेगा स्टैटिक पार्ट का वीडियो। और जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनेगा उसका पीडीएफ है वो मैं आज शाम को ही ग्रुप में डाल दूंगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे उसका पीडीएफ पहले ही डाल दूंगा। कल सुबह 7 बजे आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा। और इस संडे को हम लेके आएंगे 14 नवंबर 2023 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसका पूरा पेपर, जिसमें जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर चारों सब्जेक्ट है, उसका एक मॉक टेस्ट के जैसा ही हम लेके आएंगे। आपको वीडियो पॉज करके उसमें क्वेश्चन को करना है, अगर नहीं होता है तो फिर बाद में उस क्वेश्चन का आंसर देखना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अधिशासी मंडल, या फिर विधि मंत्री। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सॉरी दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। इसमें तो जहां से मैं साइड में अपने लिख रखे होते हैं ना, उसमें ये ऑप्शन नंबर 2 लिख रखा है, लेकिन इसमें 2 नंबर गलत है। इसमें मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, राष्ट्रपति है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए उसका ट्रांसफर है वो राष्ट्रपति करता है। पहले ही क्वेश्चन की शुरुआत गलत हो गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर उत्प्रेषण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी को बंदी बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? आज के क्वेश्चन थोड़े आपको डिफिकल्ट लगेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। तो आपको इसमें थोड़ी सी आपको क्वेश्चन की उल्टी हो सकती है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना, आराम से एक बार वीडियो को पॉज करना, सारे ऑप्शन पढ़ना, फिर उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचना अगर आपको आता है तब। तो इसमें ऑप्शन है केशवानंद भारती का मामला, गोलकनाथ का मामला, मिनस्वा मिल का मामला, या फिर गोपालन का मामला। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, केशवानंद भारती का मामला। ये जो केशवानंद भारती का मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से ऐसे चेंजेस किए गए थे। अब कुछ चेंजेस है वो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और इसके अलावा संसद को संविधान के किसी भी उपबंध जिसमें मूल अधिकार भी सम्मिलित है, संशोधन का अधिकार है तथा उसे निरस्त करने का भी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय का अधिकार संविधान के आधारभूत ढांचे का एक भाग है। बस इस मामले में यही है कि जो संविधान का मूल ढांचा है, मूल अधिकार है, उसमें भी चेंज किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत। बस इसका संबंध आपको याद रखना है केशवानंद भारती का मामला। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन नंबर 5, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कब तक वो रिटायरमेंट नहीं होंगे? और ऑप्शन है 65 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष, या फिर कोई भी आयु सीमा नहीं है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1, 65 वर्ष पर उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? बंदी उपस्थान, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण। तो 6 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, परमादेश। परमादेश सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह वैध रूप से कार्य करने का आदेश देता है। इसके अधीन अवैध कार्य को रोका जाता है। ऐसा सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व के पालन में चूक या इनकार करते हैं, उनके विरुद्ध परमादेश जारी किया जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 7, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्य के राज्यपाल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ये है अनुच्छेद 3 नहीं, अनुच्छेद 219 में। एक दिन हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे ना, उस दिन इस अनुच्छेद का अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि अनुच्छेद के आपके 2 क्वेश्चन तो हर पेपर, हर शिफ्ट में आपको मिल जाएगा, मिनिमम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बहुत सी ऐसी शिफ्ट होंगी जिनमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अनुच्छेद का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है ना, तो लास्ट में सारे टॉपिक होने के बाद में सभी का एक बार रिवीजन कर लेंगे। जितने मैक्सिमम बनते हैं, लगभग 100 से 120 अनुच्छेद ऐसे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32। तो ये है इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, अनुच्छेद 32। और हमारे जो एक है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 9, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, राज्यपाल है। राज्यपाल है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो 10 में आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, जबलपुर। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी तो है भोपाल, लेकिन उसका जो उच्च न्यायालय है वो है जबलपुर में। अब इसी तरह आपको नीचे कमेंट करना है राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, महान्याय महान्यायिकर्ता, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो कि है भारत का महान्यायवादी अपने दिया हुआ है अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक है? मूल अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, उद्देशिका, केंद्र में राज्य विवाद। तो 12 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, मूल अधिकार। और अनुच्छेद 32 है, आपको सभी को पता ही है, संविधान की आत्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर हिमाचल उच्च न्यायालय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लीला सेठ की हुई थी। अब आपको एक बार नीचे कमेंट करना है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सदस्य संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति, विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन नंबर 15, रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, दोनों राज्यों के द्वारा ये रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 226 के तहत तो उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 32 के तहत है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रीटें हैं वो जारी की जाती है। और 5 प्रकार की रीटें हैं, उन सभी का नाम आपको नीचे कमेंट मारना है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? संविधान द्वारा, संसद के कानून द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, 1947 के अधिनियम द्वारा। तो इसमें आपके 17 में क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, भारत का मुख्य न्यायाधीश।
अगला क्वेश्चन नंबर 18, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर राज्यपाल? तो इसमें आपका 18 में ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? भारतीय मुख्य न्यायमूर्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो 19 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन नंबर 20, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख या फिर को वारंट? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखो ऑप्शन है, वे सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। तो इसमें पहला ही गलत है, क्योंकि जो सभी उच्च न्यायालय हैं उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि अपने भारतीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो अगला ऑप्शन है, भारतीय मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, ये सही है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाचन करते हैं, ये भी सही है। अगला, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो ये तीनों सही है, बाकी पहला ऑप्शन इसमें गलत। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारत के महान न्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय, कोई भी सेशन न्यायालय या भारत का कोई भी विधि न्यायालय? तो 22 में आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, भारत का कोई भी विधि न्यायालय। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? तो इसमें 23 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, राष्ट्रपति। कोलेजियम के द्वारा सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका, सुगठित दलगत प्रणाली, सत्ता का विकेंद्रीकरण, अधिकारों की घोषणा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन नंबर 26, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, राष्ट्रपति। और संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1905, 1911, 1914, 1916। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाला है, क्योंकि एसएससी का दिमाग है वो हम नहीं पढ़ सकते कि वो क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा। तो हम लोग सारे उसके पूछे हुए क्वेश्चन और उसके अलावा बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, 1916। अगला क्वेश्चन नंबर 28, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम, 1984 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1953 का चार्टर अधिनियम या फिर 1813 का चार्टर अधिनियम? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, 1773 का विनियामक अधिनियम। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अनुसार फोर्ट विलियम कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 29, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सिविल, उच्चतम, जिला न्यायालय? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन नंबर 30, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री या फिर महान्यायिक कर्ता? तो इसमें आपका 30 में ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, महान्यायवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 वो संबंधित है महान्यायवादी से, के तहत भारत के महान्यायवादी कार्यालय का प्रावधान किया गया है, वे भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।
यानी अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बहुत बताया गया है और वो भारत का एक सर्वोच्च कानून अधिकारी है। और हमारे भारत का सुरक्षा सलाहकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नीचे कमेंट मारना क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले संसदीय अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाला निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाला राज्य, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। और ये दिया गया है आपके अनुच्छेद 143 में। और 143 का क्या मतलब होता है आप सभी को पता ही है। अब ये जो अनुच्छेद 143 है ना, मैंने कैसे याद किया था, क्योंकि इसमें देखो थोड़ा लैंग्वेज जैसे है कि कानून और तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले जैसे भारत के राष्ट्रपति है, यानी भारत के राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से कानून और मतलब कानून के बारे में राय मांगते हैं। तो जैसे ये हो गया, ये तो हो गया अपने सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका मान लो, और ये हो गया भारत के राष्ट्रपति है जो प्रेसिडेंट है, वो मतलब एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, तो इसीलिए एक दूसरे से राय भी मांगते रहते हैं। इसलिए मैंने ऐसे याद किया कि 143 का संबंध है वो एक दोनों मतलब एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से राय मांगते हैं, तो उसी तरह से मैंने रिलेट करके याद कर लिया, इसी तरह अपने आप की ट्रिक बना ली। अगला क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? महान्यायवादी, महालेखपाल, लेफ्टिनेंट जनरल, सॉलिसिटर जनरल। तो इसमें 32 में आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? सलाहकार क्षेत्राधिकारिता, मूल क्षेत्राधिकारिता, अपीली क्षेत्राधिकारिता या फिर न्याय शास्त्र। तो 33 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, मूल क्षेत्राधिकारिता। अगला क्वेश्चन नंबर 34, जनहित याचिका का क्या मतलब है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आप लोग बहुत बार न्यूज में भी ये चीजें सुनते होंगे। तो इसमें देखो ऑप्शन है, कुछ भी जिसमें जनहित हो, पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी किया गया निर्देश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, यानी जो जनता की हित में हो तब वो मुकदमा करता है उसके खिलाफ, यानी जनहित याचिका है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, शारदा अधिनियम का संबंध किससे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों का उत्थान, अल्पसंख्यकों का उत्थान, बाल विवाह, महिलाओं का सशक्तिकरण। तो 35 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, बाल विवाह से संबंधित है अपना शारदा अधिनियम। और बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के प्रवर्तक कौन थे? हरविलास शारदा, और उन्हीं के नाम पे फिर रख दिया गया था शारदा अधिनियम। अगला क्वेश्चन नंबर 36, अधीनस्थ न्यायालयों को पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर संसद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, राजद्रोह, दहेज की मांग से संबंधित अपराध या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार। तो इसमें आईपीसी का एक क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, राजद्रोह। अगला क्वेश्चन नंबर 38, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उसके ऊपर की अदालतें यानी उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करते हैं? बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या फिर अधिकार प्रच्छा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, प्रतिषेध, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह, जस्टिस एम काटजू, जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे एस खेहर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह। और हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? नीचे कमेंट मारना है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय
भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो 40 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल। और अंडमान निकोबार की आपकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और इसके साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे दिल्ली पुलिस में क्या सिस्टम होता है कि हर 4 साल में आपको एक मतलब आप एलटीसी मिलती है, यानी आप कहीं बाहर ट्रिप पे जा सकते हो, उसका सारा खर्चा है वो गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस उठाती है। तो ज्यादातर दिल्ली पुलिस के 99% है ना वो अंडमान निकोबार का एक टूर मार लेते हैं, पोर्ट ब्लेयर का टूर मार लेते हैं। बढ़िया, जो भी खर्चा होता है मतलब पूरी फैमिली को ले जा सकते हैं। फ्लाइट के आने जाने का टिकट और वहाँ होटल का खर्चा, 3 स्टार होटल मिलती है, फ्लाइट का आने जाने का खर्चा, फ्लाइट का अंडमान जाने का एक तरफ का खर्चा है 13,000 रुपए। तो 2 जनों को हो गए लगभग मान लो सारा मिला के 30,000 रुपए टिकट के पड़ते हैं पर पर्सन। फैमिली में 5 मेंबर हैं, 4 मेंबर मान के चलो, तो 4 मेंबर के भी 1,20,000 होते हैं और लगभग 30,000 आपके होटल के हो गए, यानी 1.5 लाख तो ये आपके मिल गए। यानी एलटीसी मिलता है हर 4 साल में, आपको भी मिलेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस देश ने न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या फिर ब्रिटेन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, यूएसए। अगला क्वेश्चन नंबर 42, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, केरल में। अगला क्वेश्चन नंबर 43, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर राज्य के राज्यपाल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 के तहत। और डीपली याद करना चाहो तो अनुच्छेद 124(2) के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 44, भारत में किससे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के किसी धनी व्यक्ति को, या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4, यानी कोई भी हमारे देश के कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या कोई भी धनी व्यक्ति हो, चाहे अंबानी क्यों ना हो, उसे कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, किसके फैसले भारत के बाकी सभी न्यायाधीशों को मान्य होते हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय, भारत के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर इसमें कोई भी सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, भारत के उच्चतम न्यायालय। और ये है अनुच्छेद 141 में ये चीज दी गई है। अनुच्छेद मतलब 141 में ये दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला होगा सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए थे? ऑप्शन है बिजन मुखर्जी, ए आर सरकार, हरिलाल कानिया, वाईवी चंद्रचूड़। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, हरिलाल कानिया। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और ये 1950 से 1951 तक बने थे। और हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी शपथ इन्होंने दिलाई थी, हरिलाल जे कानिया ने। क्योंकि हमारे राष्ट्रपति को शपथ है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है, और किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है ये भी कमेंट कर दो। अगला क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सैयदा ताहिरा, लीला सेठ, रूमा पाल, फातिमा बीबी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, लीला सेठ। यानी भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी और वो थी दिल्ली उच्चतम न्यायालय की। अब आपको ये बताना है ये फातिमा बीबी क्या थी। मैंने आपको भी एक क्वेश्चन पूछा था और फातिमा बीबी भी यहाँ नाम आ गया है, तो ये फातिमा बीबी का क्या संबंध है ये नीचे आप लोग कमेंट मारना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है सुजाता मनोहर, रूमा पाल, लीला सेठ, अन्ना चांदी। इसमें चांदी नहीं अन्ना चांडी है ये। तो 48 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, लीला सेठ। दिल्ली उच्चतम न्यायालय की पहली दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग है अनुच्छेद 61 में। महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। अच्छा इसी का क्वेश्चन है क्या? अनुच्छेद 61 ऑप्शन नंबर 3 2 राइट आंसर है। और
हमारा आज का क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी होंगे किसी राज्य के क्षेत्र, जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों पर, केवल जिला न्यायालयों पर, भारत के सभी न्यायालयों पर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, भारत के सभी न्यायालयों पर। उच्चतम न्यायालय वो बॉस है, सभी न्यायालयों को आदेश देगा अनुच्छेद 141 के तहत। और लास्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टॉपिक के, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, वो एक बार कर लेते हैं, फिर अपना ये टॉपिक है वो खत्म है। 60 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे बने हैं। आपको बस पूरा पीडीएफ एक बार वापस रिवाइज करना है, ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है? तो इसमें उच्चतम न्यायालय आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? 1984, 1991, 1978 या फिर 1996? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 1991 में। और ये किसके खिलाफ किया गया था इसके बारे में बताऊं तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ है, और उस टाइम मुख्य न्यायाधीश थे वी रामास्वामी। अगला क्वेश्चन नंबर 53, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी टैपिंग संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ऑप्शन है 21, 24, 22 या फिर 25। तो क्वेश्चन नंबर तो आपके क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, यानी जो हमारी निजता का अधिकार है, जो जीवन का अधिकार है, जिसे हम अनुच्छेद 21 है, जिसे हम जीवन का अधिकार कहते हैं, उसमें एक चीज ये भी है कि, और सर्वोच्च न्यायालय ने उसने भी एक चीज बोली है कि कोई फोन टैपिंग करता है तो वो भी उसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अगला क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? ऑप्शन है हिमा कोहली, जेके माहेश्वरी, रूमा पाल, आर बानुमति। तो इसमें है ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर है, हिमा कोहली। अगला क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1734, 1750, 1890, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 56, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है 1955, 1948, 1950, 1952। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है, 1950। अगला क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा भारत का पहला लोकपाल बना? ऑप्शन है दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, पिनाकी चंद्र घोष, अश्व घोष त्रिपाठी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष, जिसे शॉर्टकट में बहुत बहुत बार एग्जाम में पीसी घोष लिखा आता है। मैंने भी पीसी घोष ही पढ़ा था, लेकिन लुसेंट में मैंने ये चीज देखी थी कि इसमें पिनाकी चंद्र घोष लिख रखा था। तो आज ही क्वेश्चन ये भी सामने आ गया, पीसी घोष, बाकी नॉर्मली पीसी घोष ही आपका ऑप्शन में होता है, तो ये भी आपको याद रख। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार। तो इसमें आपका 58 में ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य मणिपुर था। अब एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत का विधि मंत्री? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 124 किसमें भाग 2 में के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसका कार्यकाल है 65 वर्ष। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? कुछ क्वेश्चन याद हुए या नहीं हुए वो भी आपको नीचे बताना है। ऐसा नहीं है कि मैं बस बोलता जा रहा हूँ, आपको कुछ याद भी नहीं हो रहा है। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, और इस कल सैटरडे को तैयार लेना, अपने स्टैटिक पार्ट है उसको लेके आएंगे, और संडे को तैयार लेना, मॉक टेस्ट लेके आएंगे, पिछले साल के पेपर को मॉक टेस्ट बनाएंगे, और इसी संडे को या संडे को मॉक टेस्ट भी लेके आना है, और आपकी स्ट्रेटेजी भी वीकली वीडियो भी लेके आना है।
तो देखेंगे आपका टाइमिंग चेंज कर देंगे, सुबह 7 बजे आपको संडे को मिल जाएगा मॉक टेस्ट वाला वीडियो, और शाम को 5 बजे हम लेके आ जाएंगे अपनी स्ट्रेटेजी का वीडियो, या फिर टाइमिंग जो भी होगा ग्रुप में अपडेट कर देंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।